हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और हमने आज स्टार्ट किया ज्योग्राफी क्लास 10th एसएसटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। और इससे पहले मैं सिविक्स का, हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का मैं ख़त्म करवा चुका हूँ, वो भी वीडियोस आपको मिल गई होंगी। सो लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। और आपको पता है ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिस्ट द मेजर फैक्टर विच इफेक्टेड द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री एट द प्लेस। यानी कि ऐसी ऐसी बात बताइए जिसमें इंडस्ट्री की लोकेशन इंपैक्ट होती हो। मतलब आपको इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो वहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने से पहले, वो पूछा जा रहा है। व्हाट इज द की टू डिसाइड अ फैक्ट्री लोकेशन, यानी किसी भी जगह की लोकेशन को देखते क्यों हैं हम। तो एज अ फैक्ट्री ओनर हम देखते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि रॉ मटेरियल होना चाहिए उसके आसपास अवेलेबल, रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ये सारी की सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर आप किसी भी जगह पे अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो समटाइम पूछा भी जाता है, इफ़ यू वांट टू स्टैब्लिश अवर इंडस्ट्री, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को आप देखेंगे, तो आप बताएंगे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए वहाँ पर, सस्ती लेबर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आपकी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से वहाँ पे रन कर पाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ टाइप। आपको एग्जांपल्स देने और ओनरशिप आपको बतानी। पहले आती है इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि किसी की पर्सनल कोई फार्म हाउस है तो आपको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी यानी कि सामाजिक पार्क, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्क है आपका, उसमें सभी लोग जा सकते हैं तो वो क्या है, कम्युनिटी पार्क है। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, कोई पार्क हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि आपके रोडवेज आ सकते हैं, एयरपोर्ट्स आ सकते हैं, दीज आर योर नेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि आपका समुद्र है, सी है, यदि सबका है, मतलब हर किसी का दायरा वहाँ पर सेट है। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपको पता होने चाहिए। इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज सभी लोगों के हो सकते हैं, नेशनल रिसोर्सेज इसमें पूरा का पूरा देश की ओनरशिप आ जाती है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में सारे के सारे देश रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उसकी भागीदारी को, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपके सामने, वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या कारण है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, इसी वजह से इनको बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। और यही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इन्हीं की सहायता से और इंडस्ट्रीज भी चलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगर बंद हो जाएंगी तो बाकी की जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपेंड किसके ऊपर करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी वजह से, इसी डिपेंडेंस की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करती हैं क्योंकि लोगों को रोजगार यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, इसी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा सहायक होती है ये। सो पहला पॉइंट आता है, प्रोवाइड गुड्स फॉर डे टू डे लाइफ, यानी कि आपको चीज़ें मिलती है डे टू डे लाइफ में, किससे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट हियर कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के यहाँ पे मिलती हैं और पूरी की पूरी जो आपकी इकोनॉमी वो रन करती है बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से वहाँ पे रोजगार की कमी नहीं होती और उनकी पर कैपिटा इनकम एंड प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती रहती है। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आता है, हेल्प द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में भी ये सहायता करती हैं। जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा उतना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। नेक्स्ट है, हेल्प इन द एडिक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कि हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट को कम करने में और गरीबी को कम करने में सहायता करता है। और इनकम थ्रू द फॉरेन एक्सचेंजेस, और जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो सामान ज़्यादा बेच पाओगे, और जो सामान ज़्यादा बेचोगे तो आपके पास एक्सचेंज भी ज़्यादा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज भी आपके पास ज़्यादा इकट्ठा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में भी आपकी बढ़ोतरी होती है। जो नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, इट्स मीन्स आपके जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग पावर काफ़ी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट आता है आपके सामने, वाई डैम्स आर नाउ रिफर्स एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और जो डैम्स होते हैं उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, देखा जाता है कि डैम्स जो होते हैं मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से देखने को मिलता है जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो हमने बहुत ज़्यादा डैम्स अपने बनाए हैं,
ठीक है। जब हमने बहुत ज़्यादा डैम्स बनाए तो मीन्स इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो पहला ये है कि हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, पहला पॉइंट इज दैट। दूसरा हो सकता है हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, और जो वाटर स्कैर्सिटी है उसको कम कर सकते हैं। इसी वजह से देखने को मिलता है कि डैम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज़ चीज़ों को हेल्प करते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं आपके डैम्स। तो पहला मैं बताता हूँ आपको। पहला आता है आपके सामने, द यूजेज ऑफ द इम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेशन विद वन अनदर। एक तरीके से वाटर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है, तो डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू द फ्लड कंट्रोल, इरीगेशन, जनरेशन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाता है आपका, इरीगेशन भी अच्छी हो जाती है, और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बेटर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से डैम्स आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कंजर्व वाटर। यानी कि पानी को बचाने के लिए भी डैम्स की सहायता ली जाती है, वेजिटेशन को प्रमोट करने के लिए, एंड सॉइल। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट टूरिज्म, और बहुत ज़्यादा टूरिज्म भी इससे आता है, और जितना ज़्यादा टूरिज्म आएगा इसमें ज़्यादा फॉरेन करेंसी को आप अपनी कंट्री में ला सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी करेंसी भी इंप्रूव हो जाएगी और लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो डैम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपर्पज़ में सहायता करते हैं। तो जियोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो आप ये याद करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके सामने, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, एंड हाउ इट इज फ्रॉम नेशनल पार्क, और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल पार्क। पहला बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, दूसरा बताना है कि नेशनल पार्क से किस तरीके से डिफरेंट होती हैं। तो पहला हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक अ नेशनल पार्क, एक तरीके से नेशनल पार्क की तरह होती है, बट द डिफरेंस इज दैट इन सेंचुरी सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज माइट बी परमिटेड। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज आप कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पर सेंचुरीज के अंदर आप अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हो। लाइव स्टॉक, ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस और इंस्टेंसेस में भी अलाउड। यहाँ पे आप ग्रेजिंग करवा सकते हो, जानवरों को चरा सकते हो, और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को आप यहाँ पे इकट्ठा करके अपने घर ले जा सकते हो। दूसरा है, इन नेशनल पार्क कंजर्वेशन ऑफ स्पाइसेस इज मोस्टली लेफ्ट टू द नेचर विच लास्ट ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज, बट इन सेंचुरी कंजर्वेशन ऑफ स्पाइसेस इज अफेक्टेड बाय द मैनिपुलेटिव मैनेजमेंट। अब क्या होता है, नेशनल पार्क में ये सारी चीज़ें आपको अलाउड नहीं होती, दे आर टोटली कंजर्व्ड। ये क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, गिव अ शॉर्ट नोट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया। आपको बताया जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से इंडिया के अंदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होते हैं ऐसे ऐसे काम जो देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे, और इससे आपके ह्यूमंस को भी हेल्प होगी, एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, जो कमिंग जनरेशन उसमें भी आपको हेल्प होगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें भी आपको हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द इंटीग्रेशन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आज़ाद हुए तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि किस तरीके से वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थे उस टाइम पे, रेन के ऊपर। एग्रीकल्चर करनी है तो वी आर डिपेंडिंग ऑन रेन। अब ऐसा होता है कि रेन अनसर्टेन होती है, कभी रेन ज़्यादा होगी तो अच्छी क्रॉप हो जाएगी, कभी कम होगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्रॉप। इसी वजह से हमें इरीगेशन के ऊपर फोकस करना पड़ा और वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए काम करना पड़ा है यहाँ पर। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर होगा क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम दैट द डैम्स द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि जो डैम्स है ये हमारे देश के मंदिरों के समान है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिरों में जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने लिए कुछ मांगते हैं, उसी तरीके से डैम्स भी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, उनकी गरीबी को दूर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी वजह से इनको मॉडर्न टेम्पल कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों के जो दुख है, प्रॉब्लम्स, उनको दूर करने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है, इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, एंड विलेजेस की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ के साथ अर्बन इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ देख लो क्या मिलता है आपको, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होती चली जाती है। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर इकोनॉमी, और लोगों की सहायता करने के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को सरकारें समय समय पर लॉन्च करती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, रिसोर्सेज प्लानिंग इज असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस। यानी कि जो रिसोर्सेज प्लानिंग है वो ज़्यादा जरूरी है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो क्या होता है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट टर्म है ज्योग्राफी में, इससे इंपॉर्टेंट टर्म कोई भी नहीं होती। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्वायरमेंट को हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते जा रहे हैं, जिस तरीके से आपकी नेचुरल हेवनली बॉडीज़ हैं जिनको आप डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। इफ यू प्रमोट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वेरी रैपिडली, इट्स मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, आप अपने प्रोटेक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जब भी आपको दिखाई दे तो वहाँ पे आपको बताना है किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है हार्म होने से। तो लेट्स रीड करते हैं क्या क्या बता रखा है आपको यहाँ पर। Resource planning is essential for sustainable existence because sustainable existence is a component of a sustainable development which aims at a development without damaging the environment and at the time conserving the future generations। यानी कि अपने रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना है, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन उसका आराम से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जितने भी आपका कोल है, पेट्रोलियम है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल एलिमेंट्स हैं, ये एक टाइम पे तो ख़त्म हो जाएंगे। इसी वजह से हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए और जो आपकी वातावरण है उसको पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं आपका। सो देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज नेसेसरी, यानी रिसोर्सेज को प्लान करना इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज को प्लान करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशियस एंड द रैशनल एंड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रॉस्पर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। और आपको रिसोर्सेज को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन का आते वक्त इस्तेमाल कर सके। एंड इट हैज़ बिकम असेंशियल फॉर द सस्टेन इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द ग्लोबल पीस, एंड सस्टेनेबल क्वालिटी में लाइफ को अच्छे से ग्लोबल पीस की तरफ लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन द 3 एग्जाम्पल, और इनके 3 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, ठीक है। हाउ आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके के होते हैं उनके बारे में आपको बताना है और एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो पहला रीड करता हूँ आपके सामने। Dense network of roadways, railways, and airways connected the remote areas of the country, hence help in production and the distribution of the goods and services। यानी कि रेलवेज रोडवेज को आप कनेक्ट करेंगे तो पूरे के पूरे आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक आपकी पहुँच बढ़ जाएगी। जब आपकी पहुँच बढ़ जाएगी इट्स मीन्स क्या कर रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को, ज़्यादा से ज़्यादा जो पुअर पीपल है उनका सहयोग करने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा इस मीन्स आपकी सर्विसेज भी इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो हियर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इट्स मीन्स द सर्विसेज इज ऑल्सो इंक्रीज, आपकी सर्विसेज भी इंक्रीज होती चली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, गुड ट्रांसपोर्ट हेल्प इन क्विक carrying of the raw material for the remote areas to production center and allow distribution of an good efficiently। ठीक है, जो आपका क्या होता है, जब ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा हो जाता है तो आपका प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है क्योंकि आपका समय काफ़ी बचता है और रॉ मटेरियल की उपलब्धता भी काफ़ी अच्छे से होने लगती है। तो इतना आपको याद रखना है, गुड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। गुड ट्रांसपोर्ट हेल्प इन क्विक केयरिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द रिमोट एरिया, रिमोट एरिया यानी कि जो आपके रूरल एरियाज हैं वहाँ से जल्दी से सामान को मार्केट तक पहुँचा सकते हो और वो सामान खराब भी नहीं होगा और लोगों की इनकम बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, transport and communication establish link between the producing center and consumption centers. Trade or the exchange of such commodities relies on the transportation and communications. Transport provide the network of the link carrying through which ट्रेड टेक्स प्लेस। अब देखो इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आपका ट्रेड बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपका ट्रेड एंड आपका जो ट्रेड रूट्स है वो भी इस्टेब्लिश होते चले जाएंगे और ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता चला जाएगा। देखने को मिलता है जिस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ की इकॉनमी उतनी स्ट्रांग होती है। तो देखने को क्या मिलता है, विद द हेल्प ऑफ एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको इस तरीके से विकास करना है कि आपका डेवलपमेंट भी होती रहे बट जो आपका नेचुरल चीज़ें हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इट्स मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आपको विद द हेल्प ऑफ ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ करनी है ताकि जो आपकी नेचुरल थिंग्स है उनके ऊपर बैड इंपैक्ट ना पड़े, अलग अलग स्पीशीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, एनिमल्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, इंसेक्ट्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। सब लोगों को सोचते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाना है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर। देखो ग्लोबलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, यू आर कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड, आपकी जो कनेक्शन है पूरे के पूरे विश्व के साथ बढ़ गई है। अब इस कनेक्शन के साथ एग्रीकल्चर को किस तरीके से देखा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी एग्रीकल्चर को, ये आपको देखना है। सो नाउ पहला आता है द इंडियन फार्मर माइट हैव टू फोर्स मच
अनस्टेबल प्राइसेस फॉर दिस प्रोडक्ट फ्लक्चुएटेड लार्ज ऑन द ईयर टू ईयर। यानी कि अनस्टेबल का मतलब क्या है, जो प्राइसेस होते हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं, या तो कम या फिर ज़्यादा, और देखने को मिलता है ज़्यादातर प्राइसेस उनके कम हो जाते थे, इसी वजह से क्या होता है, उनको नुकसान हुआ है। बट ग्लोबलाइजेशन होने के बाद वो अपने सामान को बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो सस्टेनेबल प्राइसेस के थ्रू, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को इंक्रीज करके वो सामान को बाहर बेच सकते हैं। इस मीन्स विद द हेल्प ऑफ एन ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर प्रमोट हुआ है, किसानों की स्थिति सुधरी है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपके पास द इम्पैक्ट ऑफ एन ट्रेड लिबरलाइजेशन ऑन द प्राइसेस ऑफ एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल लेवल एंड डोमेस्टिक लेवल डिपेंड ऑन द पॉलिसीज ऑफ द कंट्रीज फॉलो। अब क्या है, ट्रेड जनरली डिपेंड करता है कि जो दूसरी कंट्रीज पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज कैसी हैं। अगर उनकी पॉलिसीज अच्छी होंगी, आपके फेवर में होंगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाओगे, ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर पाओगे। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सपोर्ट ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैव बीन लिबरलाइज। लिबरलाइज का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इससे भी आपकी जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रो करोगे, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टुक्स प्लेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, यानी कि H5V जो सीड है उनकी वजह से भी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और आपने एक्सपोर्ट भी इंक्रीज कर दिए हैं। तो देखने को क्या मिलता है, राइस में और वीट में इंडिया की वर्ल्ड में रैंक सेकंड है, यानी कि रैंक सेकंड है इंडिया की राइस प्रोड्यूस करने में और वीट प्रोड्यूस करने में। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, H5V सीड की सहायता से इंडिया काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया सिर्फ एक ही देश आगे है, वो चाइना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन द 3 एग्जाम्पल्स। यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको ये बताना है कि हाउ आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, कैसे विरोधाभास कैसे इनके बीच में, उस विरोधाभास को आपको यहाँ पर समझाना है विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स। सो बड़ी इजीली समझ आ जाएगा आपको। पहला मैं रीड कर रहा हूँ आपके सामने। The dense network of roadways, railways, and airways connected remote areas of the country has help in the production and distribution of goods and services। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी सर्विसेज को आप इम्प्रूव करेंगे, इसमें द प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके पास रेलवे रोडवेज काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने गुड ट्रांसपोर्ट हेल्प इन क्विक केयरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द रिमोट एरियाज टू प्रोडक्शन सेंटर्स एंड अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड एफिशिएंटली। और यहाँ पे गुड काफ़ी एफिशिएंटली चले जाते हैं। मतलब क्या है, जो गुड ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने में, और समय भी कम लगेगा। जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, समटाइम्स से रास्ते में ख़राब हो जाते थे, ट्रैफिक लग जाता है, रोड ठीक नहीं है, इस वजह से ख़राब हो जाते थे। बट अब क्या है, रोडवेज अच्छे हैं और रेलवे अच्छा है, तो कम समय में पहुँच जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें फ्रेश रहेंगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड कंज्यूमिंग सेंटर। ट्रेड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ सच कम्युनिटी रिलायंस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड द नेटवर्क ऑफ लिंक एंड केयरिंग थ्रू विच ट्रेड टेक्स प्लेस। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इनके बीच में लिंक होता है, और ये लिंक एक तरीके से इम्प्रूव करता है लोगों की इनकम को, और ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इफ़ यू हैव एन कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट बेटर होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। सो दोबारा से रीड कर रहा हूँ। ट्रेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ सच कम्युनिटीज लाइज ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द नेटवर्क ऑफ अ लिंक कैरीज थ्रू द ट्रेड टेक्स प्लेस। से क्या होता है, ट्रेड काफ़ी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Environment degradation has been Environmental degradation has been seen everywhere. Explain any 3 values that can help to prevent the environmental degradation. Environmental degradation को बचाने के लिए क्या किया जाता है और क्या क्या कर सकते हैं। देखने को मिल रहा है कि आजकल इन्वायरमेंटल जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको हर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जा रहा है। अर्थ समिट वगैरह होती है, यूएन में भी इसको डिस्कस किया जाता है, एशिया लेवल पे भी, वर्ल्ड लेवल पे भी इसको डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से कार्बन एमिशन को कम किया जाए, किस तरीके से अपने अर्थ को प्रोटेक्ट किया जाए। ये सारे के सारे इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट होगा तभी ह्यूमन बींग सस्टेन कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्रेश इन्वायरमेंट। नाउ पहला पॉइंट आता है आपके सामने, we must raise awareness and consciousness among people about the importance of the judicious use of resources to prevent degradation of the land, water and vegetable। आपको क्या करना है, अपने लैंड को बचाना है, वाटर को बचाना है, वेजिटेबल्स को बचाना है, क्रॉप्स को बचाना है, सॉइल को बचाना है, और अवेयरनेस को फैलाना है लोगों तक, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, गवर्नमेंट एंड
जो आपके एनजीओज वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे लोगों के अंदर जागरूकता भरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, वी मस्ट इंश्योर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट और रिस्क हेल्थ ऑफ सेफ्टी। यानी क्या करना है यहाँ पे, आपको सस्टेनेबल तरीके से काम करना है। जब आप सस्टेनेबल तरीके से काम करेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड काम करेंगे, फ्यूचर को सोच के जब आप काम करेंगे, तो आप सारे के सारे कामों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से करेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें रिस्क भी आपका कम होगा, धीरे धीरे रिस्क आपका कम होता जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है, तो फॉलोइंग मेजर मस्ट बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एनवायरमेंट खत्म होता जा रहा है, इट्स मीन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज गोइंग ऑन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने के लिए आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे, और इंडस्ट्रियल एरिया को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, हल्का सा प्रतिबंधित करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर आपको ज़्यादा आना पड़ेगा, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अब मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग रिसाइकल, मतलब वाटर को रीयूज करिए, रिसाइकल करिए। वाटर भी एक ऐसा रिसोर्स है जो खत्म हो सकता है। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द ऑयल गैस इंस्टेड ऑफ इन कोल एंड फैक्ट्रीज। यानी क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू हम काम कर सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस को इस्तेमाल करिए, कोल को बंद कीजिए, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। अब आता है आपका डिफाइंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, एक्सप्लेन एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इट इज अ टाइप ऑफ एन कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ पे की जाती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में की जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर की जाती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में की जाती है। ठीक है, जहाँ पे जो आपके फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वहाँ पे ये की जाती है। पहला मैं रीड कर रहा हूँ आपके सामने, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ एरिया, सिंगल क्रॉप उगानी है आपको। दूसरा, इट इज एन कैपिटल इंटेंसिव एंड डन विद माइग्रेंट लेबर। माइग्रेंट लेबर मतलब बिहार से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ से जो लोग आते हैं वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट आता है, प्लांटेशन हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ। प्लांटेशन से आता है, इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट आता है, ऑल प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्री सच एज एन टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर उगाया जाता। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीच बचाओ आंदोलन। बीच बचाओ जो आंदोलन है, इसमें हमने क्या किया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पुराने बीज हैं उनको बचाने के लिए हमने यहाँ पे आंदोलन किया है। और अपने जो हमारे पुराने बीज हैं, जो पहले केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते थे, उन बीजों की बात यहाँ पर की जा रही है। HYV जो सीड है वो डिफरेंट सीड है, और ये बीज बचाओ आंदोलन जो है अलग सीडों के लिए किया गया, ताकि जो हमारे पुराने जो बीज हैं उनको बचाया जा सके, उसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो बीज बचाओ आंदोलन द तहरीर नवोदय सेव द नीड movement ventures distributions reintroduces collect test and distributes and then popularizes every indigenous variety of mountain crops available। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो पद्धतियां हैं जिसमें आप अलग अलग प्रकार से क्रॉप्स कर रहे हो, उन सारे प्रैक्टिसेस को भी बचाने की बात कह रहा है। इट एडवोकेट द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द यूज ऑफ केमिकल डिस्टेंस नीड ऑफ सिंथेटिक केमिकल। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम उपयोग करके सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। These measures, they argue, are also economically visible as a diversified crop production in adequate quantities have been achieved। और इसमें क्या करना है, एडिक्वेट क्वांटिटी को अचीव करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लालच में नहीं फंसना है। It has also been able to successfully review that in free exchange of need within the community and has proved it is a lifetime of a traditional mountain agriculture। अब माउंटेन एग्रीकल्चर को किस तरीके से आपको बचाना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स, जैसे कि बीच बचाओ आंदोलन है, ये भी तो एक स्टेप है माउंटेन फार्मिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें आप अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप उठा रहे हो और बीज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये मल्टीपर्पज एक तरीके से आंदोलन था, जिसमें आप अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, सॉइल को प्रोटेक्ट करेंगे, बीज को प्रोटेक्ट करेंगे, एंशियंट जो आपका प्रैक्टिसेस थी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इन सबको प्रोटेक्ट करते हुए आप चले। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके ज्योग्राफी के। आई होप आपको समझ आए होंगे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम में अपियर होने से पहले जरूर इनको एक बार आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।